गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका मेरी क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके हम आज बेसिक कंसेप्ट के ही बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से तो आप परिचित है ही। आपके आसपास हर जगह किसी न किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। आप अगर मिक्सी चलाते हैं, आप फैन ऑन करते हैं, आप एसी चलाते हैं, आप पंखा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका प्रवाह एक सर्किट जो आपके घर में है उसमें होता है और वो चीज़ काम करने लगती है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है दुनिया एकदम नामुमकिन सी है। तो पहली चीज़ ये जाने असल चीज़ इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम कहें कि किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मापने की यूनिट जो होती है वो एम्पेयर होती है कि एक एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है, 2 एम्पेयर का करंट है, 10 एम्पेयर का करंट है। तो हम ये कैसे पता करते हैं कि 1 एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है तो उसमें क्या दौड़ रहा है। तो पहली चीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी क्लोज्ड सर्किट में, सर्किट क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज सर्किट में दौड़ते हैं, वो फ्लो करते हैं, तो हमारा कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। अब एक तरह से ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। वो क्या है? अगर हमें ये निकालना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितनी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, तो उसके लिए आपको ये निकालना होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो हमने मान लीजिए Q है, वो T टाइम में दौड़ता है। तो यहाँ पे आपका I जो है करंट है, Q जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है और T टाइम है। यानी एक बात सुन लीजिए, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के बीच में टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय वो टाइम आपका वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है। और आपकी एक चीज जान लीजिए, चार्ज की यूनिट जो होती है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और टाइम की यूनिट तो आपकी सेकंड होती ही है और आपकी करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो देखिए, कब कहा जाएगा किसी सर्किट में आपकी 1 एम्पेयर की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, जब आपका 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर वो पूरे सर्किट के अंदर आपका दौड़ जाएगा, तो कहा जाएगा कि आपकी उस सर्किट में 1 एम्पेयर की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। अब ये जान लीजिए 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम का चार्ज जो होता है वो आपका 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमारा कब कहा जाएगा कि किसी सर्किट में 1 एम्पेयर की करंट दौड़ रही है, जब 1 कूलम्ब चार्ज यानी 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पूरा का पूरा वो सर्किट कंप्लीट कर ले। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो 2 चीज़ आपस में जब घर्षण करती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो उन दोनों चीज़ों में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक चीज़ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक चीज़ पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इसको आप कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते।
और दूसरी चीज जो होती, एग्जाम्पल के तौर पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे आप अपने सर पे कंघा, बालों में तेल लगाइए और उस पर कंघा थोड़ा सा रगड़ लीजिए और पेपर के टुकड़ों को आप कंघा पास लाए तो पेपर के टुकड़े उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में पूरा का पूरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को आप कितनी भी दूर तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपके घर में आती है वो आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का और दो क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम बोलते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी का एक और मेन क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के अंदर आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी जो फ्लो करती है और जो डायरेक्शन होती है वो एक कांस्टेंट होती है। ये आपकी करंट फ्लो कर रही है एक ही डायरेक्शन में, आपको इसको मैं आई लिख दे रहा हूं, ये टाइम है। सेम क्वांटिटी के करंट फ्लो करती जाती है टाइम ड्यूरेशन के साथ, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, ये डायरेक्ट करंट कहलाती है। और दूसरी आपकी होती है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है विथ टाइम। ये आपकी करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में जो बिजली आती है वो डायरेक्ट करंट होती है कि अल्टरनेटिंग करंट होती है? तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जब करंट जो है किसी सर्किट से फ्लो करती है तो आपका सर्किट जो है उसको करंट को अपोज करता है। तो इसी पे सर्किट का क्लासिफिकेशन होता है। जो सर्किट जो है उस करंट को, जो मटेरियल जो है उस करंट को ज़्यादा अपोज करता है, बहुत कम करंट फ्लो होने देता है, वो आपका इंसुलेटर कहलाता है। फिर एक आपका जो बीच की ना ज़्यादा ना कम अपोज करता है, बीच का रहता है, वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर यानी बीच का एक तरह से कह लीजिए व्यवहार कि आपकी करंट ना ज़्यादा फ्लो हो सकती है ना कम फ्लो हो सकती है। और कंडक्टर जो होता है आपका उसको करंट को अच्छा फ्लो होने देता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो आपका अब है कि हमारा टॉपिक है कि कोई चीज करंट जो फ्लो हो रही है उसको कितना प्रतिरोध दे रही है, कितना रेजिस्टेंस दे रही है, ये कैसे निकाला जाएगा। तो एक चीज जान लीजिए कि जितना रेजिस्टेंस है किसी करंट को किसी मटेरियल से फ्लो होने में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, कि आपके उस मटेरियल की लेंथ कितनी है। और वो प्रोपोर्शनल होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, कि उस मटेरियल जिसके थ्रू आपकी करंट फ्लो हो रही है उसका एरिया कितना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको जब लिखते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस जो बराबर हो जाता है रो एल बाई ए के बराबर हो जाता है, जिसमें रो एक कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल के लिए। इसको हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं और ये आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो किसी मटेरियल के अंदर कितना रेजिस्टेंस, कोई मटेरियल करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो होने के लिए, वो आपका बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। रो उस मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उस एल मटेरियल की लंबाई और ए मटेरियल का एरिया। तो इसके बाद जो है हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो देखिए, अभी तक पढ़े हुए कंसेप्ट के हिसाब से हमारा एक क्वेश्चन, एक तांबे की 40 मीटर लंबी 0.04 व्यास की तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि तांबे की रेजिस्टिविटी 1.72 माइक्रो ओम मीटर है। हमारी ये जो रेजिस्टिविटी से आप कंफ्यूज मत होइए, रेजिस्टिविटी और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज होती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा सॉल्यूशन किस तरह से होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा रो इंटू एल बाई ए के बराबर होता है। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है हमारी उसकी विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो इतना है, तो इसकी जगह पे हमने इतना लिखा 1.72 माइक्रो ओम यानी 10⁻⁻⁶। और फिर उसके बाद आपका लेंथ तांबे के वायर की 40 मीटर की है।
डिवाइडेड बाय उस तांबे की तार का एरिया। उस तांबे की तार का एरिया तो आपका जो है, देखिए तांबे की तार एक सिलिंड्रिकल वायर है और सिलिंड्रिकल वायर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपका पाई इंटू उसका व्यास जो होगा इसका आधा होगा 0.04/2 का होल स्क्वायर, और एच जो होगा उस वायर की लंबाई हमारी 40 मीटर की है। इस फिगर को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका एरिया आ जाएगा। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा इसमें फाइनली जो इसमें रेजिस्टेंस आ गया 1.368 इंटू 10⁻³ ओम का आ गया है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगली क्लास के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद रेजिस्टेंस के सर्किट के ऊपर सवाल लगाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।